नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का 7:30 बजे का ये खास कार्यक्रम। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे संजौली मस्जिद पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी इस मामले पर क्या बोले। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या बीते 6 सालों में सरकारी स्कूलों की संख्या देश में घटी, संसद में इस बारे में क्या बोली मोदी सरकार। उसके बाद हम जानेंगे कि ईडी ने बीते 10 सालों में कितने केस दर्ज किए, कितने लोगों को सजा मिली। वहीं संसद में इस मामले पर क्या बोली सरकार। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या युवाओं के लिए शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना सिर्फ एक दिखावा थी। उसके बाद हम जानेंगे कि मोदी सरकार में डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया क्यों लुढ़क रहा है, इसमें आम जनता का कितना नफा और नुकसान है। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं संजौली मस्जिद की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद फिर सुर्खियों में है और अब मामला पूरी तरह कोर्ट कचहरी की लड़ाई बन चुका है। सबसे पहले राहत की बात तो यह है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने मस्जिद के निचले 2 फ्लोर्स को लेकर जिला अदालत के ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है, यानी इन निचले हिस्सों को अभी कोई नहीं तोड़ेगा। मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी और बुधवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल ने साफ कहा कि अगले आदेश तक वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसका मतलब है कि निचला ढांचा फिलहाल सुरक्षित है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्हें कई दिनों से खामोश रहने पर सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर घेरा जा रहा था, उन्होंने इसका वीडियो जारी कर बताया कि वो इसलिए चुप थे क्योंकि मामला कोर्ट में था और वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने हाई कोर्ट के स्टे को लेकर लोगों की दुआओं का इसे असर बताया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिमाचल हाई कोर्ट भी इस मामले पर अभी निगरानी रखे हुए है और उसने साफ कह दिया है कि मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलें हर हाल में हटानी होगी। कोर्ट ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद ये मान चुके हैं कि ये 3 मंजिलें अवैध तरीके से बनी हुई हैं और वो इन्हें हटाने को तैयार थे। वक्फ बोर्ड ने बताया कि 3 में से 2 मंजिलें पहले ही गिरा दी गई हैं और आखिरी मंजिल भी जल्द ही हटा दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नगर निगम को अपने स्तर पर कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है। हाई कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर के सभी पुराने आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को तय की गई है। अब ये पूरा मामला लगभग 1 साल पुराना है। 31 अगस्त 2024 को शिमला के महली इलाके में 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ और कुछ युवक भागकर संजौली मस्जिद में छिप गए। इससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया और 1 सितंबर को भारी भीड़ मस्जिद के बाहर जमा हो गई। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल गया। 11 सितंबर को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को पानी की बौछारें और बल प्रयोग करना पड़ा। हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर अवैध मंजिलें हटाने की मांग तेज कर दी। इसी माहौल में 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी खुद नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंची और कहा कि जो भी अवैध हिस्सा है वो उसे हटाने को तैयार है। अब बहरहाल अब इस मामले में नया मोड़ आया है। अब ये देखा जाएगा कि आगे इस मामले में अगले साल क्या कुछ होता है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के शिक्षा को लेकर दिए गए संसद में कुछ आंकड़ों की। केंद्र सरकार जहां एक तरफ बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, वहीं सोमवार को संसद में जो आंकड़े पेश हुए उन्होंने सरकारी स्कूलों की हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में स्वीकार किया है कि बीते 6 सालों में देश में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या लगातार घट रही है। UDISE के मुताबिक 2019 और 20 में भारत में 10,32,570 सरकारी स्कूल थे, लेकिन 2024 और 25 में ये संख्या घटकर 10,13,322 रह गई है, यानी करीब 19,000 स्कूल कम हो गए हैं। और सबसे ज्यादा गिरावट मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, जहां 7,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इसके बाद उड़ीसा में 4,600 से अधिक और जम्मू कश्मीर में 4300 से ज्यादा स्कूलों में ताले
ताले लग गए हैं। 2024 और 25 में अकेले बिहार में 1890 स्कूल बंद हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 492 और कर्नाटक में 462 स्कूलों में कामकाज बंद हो गया है। इतना ही नहीं, देश भर में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जहां या तो 10 से कम छात्र पढ़ते हैं या एक भी छात्र नहीं आता। 2022 और 23 में ऐसे स्कूलों की संख्या 52,309 थी और जो 2024 और 25 में बढ़कर 65,054 पहुंच गई। यानी शिक्षा व्यवस्था में भूतिया स्कूलों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी दौरान इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है और लगभग 1.25 लाख से बढ़कर ये 1,44,000, यानी ऐसे स्कूल जहां छात्र नहीं हैं वहां शिक्षक जो है काफी संख्या में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र में कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में सबसे ऊपर है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती और तैनाती राज्य सरकारों का काम है। केंद्र सिर्फ समग्र शिक्षा योजना के जरिए आर्थिक मदद देता है, लेकिन संसद में ये साफ नहीं बताया गया कि इतने सरकारी स्कूल आखिर में क्यों बंद हो रहे हैं। क्या इन्हें आपस में मिलाया जा रहा है? क्या छात्रों की कमी है? क्या स्कूलों को अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या क्या बजट और स्टाफ की समस्या है? सरकार के जवाबों में इन चीजों पर कोई ठोस वजह जो थी वो सामने नहीं आई। ये साफ है कि सरकारी शिक्षा से जुड़े आंकड़े देश में स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, वहीं दूसरी ओर ये जो हालात संसद के अंदर शिक्षा मंत्री ने बताए देश के स्कूलों के, वो अपने आप में चिंताजनक है। जहां इन स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जहां इन स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जहां इन स्कूलों के अंदर शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट ही तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। कई स्कूल बताइए ऐसे हैं जहां पर जो शिक्षक है वो तो है लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। तमाम स्थिति अपने आप में कई गंभीर सवाल सरकार के लिए खड़े करती है कि क्या यही है आपकी ये शिक्षा नीति, जहां पर जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। अब बात करते हैं ईडी की। संसद में पेश किए गए ताजा आंकड़ों ने ईडी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जून 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक ईडी ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 6,312 मामले दर्ज किए, लेकिन इन सभी में मिलकर सिर्फ 120 मामलों में ही दोष साबित हुए, यानी कुल मामलों का मुश्किल से 2%। ये आंकड़े खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सिर्फ केस दर्ज करना ही नहीं बल्कि इनमें से बड़ी संख्या में बाद में ईडी खुद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा अपराध बन ही नहीं पाता। अगस्त 2019 के बाद ईडी ने 93 ऐसे मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दी, जबकि 2019 से पहले 14 सालों में 1,185 मामले ऐसे ही बंद कर दिए गए थे। यानी ईडी के सामने बार बार ये स्थिति आती है, केस दर्ज होता है लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि अपराध बना ही नहीं। खास बात यह है कि ईडी के केसों की संख्या 2019 और 2020 के बाद अचानक तेजी से बढ़ गई है। जहां पहले एक साल में 200 से कम केस होते थे, वहीं 2019 और 20 में 557, अगले साल 996 और 2021 और 22 में लगभग 1,116 केस दर्ज किए गए। विरोधी दलों का कहना है जहां भी चुनाव आते हैं या सत्ता विरोधी आवाजें बढ़ती हैं वहां अचानक ईडी की कार्रवाई बढ़ जाती है। इसी बीच सरकार ने 2019 में पीएमएलए में बड़ा संशोधन किया, जिसमें ईडी को ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी और आरोपी पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई कि वो पहले खुद को अपनी बेगुनाही साबित करे, यानी पहले दोषी मानो बाद में सुनवाई हो। आलोचकों का कहना है कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में देखा ही नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अपने विवादित फैसले में इन संशोधनों को बरकरार रखा था, लेकिन अब इस फैसले को पुनर्विचार के लिए अदालत की बड़ी बेंच के सामने रखा गया है। तो बहरहाल संसद में खुद सरकार ने ये रिपोर्ट देकर ये खुलासा कर दिया कि ईडी पर जो ये तमाम आरोप लगते हैं कि वो विपक्ष पर ज्यादातर अपनी कार्रवाइयां करती है या कोई बदले की कार्रवाई जो है ईडी करती है, वो इन आंकड़ों को देखकर कहीं ना कहीं समझ आता है। अब वहीं बात करते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना की।
केंद्र सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर संसद में पेश हुए ताजा आंकड़ों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार का दावा था कि इस योजना के तहत अगले 5 साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस और सरकारी कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकल कर आई है। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा को बताया कि अक्टूबर 2024 में योजना लॉन्च होने के बाद 2 पायलट राउंड्स में 52,600 युवाओं को इंटर्नशिप ऑफर तो मिली, लेकिन उनमें से सिर्फ 16,060 यानी करीब 30% ही वास्तव में अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करने लोग पहुंचे। यानी ऑफर तो मिला, लेकिन 70% युवा जो थे नौकरी पर पहुंचे ही नहीं, और जो पहुंचे भी उनमें से भी 6,618 इंटर्न यानी पूरे 41%। 1 साल पूरा होने से पहले ही इंटर्नशिप छोड़कर ये लोग चले गए क्योंकि उन्हें काम पसंद नहीं आया। कहा गया कि दूरी ज्यादा थी या फिर जो उन्हें रोल दिए गए उसके अंदर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं। इसका मतलब साफ है कि योजना के तहत चुने गए हर 10 इंटर्न्स में से 4 बीच में ही छोड़कर चले गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही है कि इतने बड़े पैमाने की योजना में अब तक दोनों राउंड मिलकर सिर्फ 95 इंटर्न्स को ही उनकी कंपनियों में फुल टाइम नौकरी दे पाए हैं। सरकार ने माना कि युवाओं की शिकायत है इंटर्नशिप 1 साल लंबी है, कई जगह दफ्तर घर से बहुत दूर हैं और जॉब प्रोफाइल्स उनके स्किल्स से मेल नहीं खाती हैं। इन समस्याओं को समझते हुए सरकार ने दूसरे राउंड में लोकेशन को जियो टैग कर दिया ताकि उम्मीदवार नजदीकी कंपनियों का चुनाव कर सके और जॉब डिस्क्रिप्शन भी ज्यादा डिटेल में देना शुरू कर दिया है। तो अब बात करते हैं लुढ़कते हुए रुपए की। आज 3 दिसंबर को भारतीय रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया। सुबह 90 रुपए 5 पैसे पर बाजार में रुपया खुला, जो कि अब तक के सबसे कम मूल्य पर है, जबकि जनवरी की शुरुआत में $1 85 रुपए 70 पैसे था। यानी साल भर में रुपया काफी कमजोर हो गया। इसका सीधा मतलब है कि भारत के अंदर बाहर से आने वाली हर चीज, तेल, सोना, मोबाइल, कार के पार्ट सब महंगे होंगे। विदेश में पढ़ाई और घूमना भी बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले जहां $1 50 से 60 रुपयों में मिल जाता था, वहीं आज $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना। इससे भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो है वो महंगा और कमजोर हो गया है। दूसरी वजह है जो विदेशी निवेशक हैं वो पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार से 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं, और जब वो पैसा निकालते हैं तो उसे डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया नीचे गिरता है। तीसरी वजह है कि तेल और सोने की कीमतें पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए भारतीय कंपनियां जल्दी जल्दी डॉलर खरीद कर स्टॉक कर रही हैं और इससे भी रुपया और गिर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अमेरिका का ट्रेड डील पर कोई साफ जानकारी जो है वो अभी आ नहीं रही है, इसलिए बाजार में डर बना हुआ है। आरबीआई जो है इस गिरावट को रोकने के लिए ज्यादा दखल दे नहीं रहा, इसलिए रुपया 90 से ऊपर पहुंच चुका है। अब सभी की नजर आरबीआई की आने वाली पॉलिसीज पर है। बहरहाल इसे लेकर अब विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। क्या आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए कि इस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपीज 86 पैसा पर मिला था, जिसको उन्होंने 90 पार करा दिया। और अब लगता है कि शतक मनवा कर ही उनका दिल भरेगा। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण। विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील न होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है। और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है, और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग $650 बिलियन का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए
जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं, आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो सुनिए, रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मसलन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगा होगा, सब्जी, फल फ्रूट, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए, रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।